जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है जी सब लोगों को? अच्छा, जो चीज़ें हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं जी, इसमें कोई क्वेश्चन है किसी का तो बताएं। जी जी, अगर आपने लाइबिलिटी ठीक कैलकुलेट नहीं की 15 पे और 18 पे जाके जब आप रिटर्न सबमिट करने लगे हैं तो लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज हो गई है, तो फिर आपको 3 डेज का डिफॉल्ट भी देना पड़ेगा। इसलिए कंपटीशन जो होती है ना वो पहले बनाते हैं, 15 से पहले पहले। बर्डन किस तरह से पास ऑन हुआ है? इंपोर्टर ने 18 रुपीज़ खुद से पे किए इम्पोर्ट स्टेज पे, यानी उसकी कॉस्ट है 18 रुपये की। और जब इंपोर्टर ने वही गुड्स आगे सेल की तो 36 रुपीज़ उसने रिकवर कर लिए आगे डिस्ट्रीब्यूटर से। उस 36 में से जो उसने 18 रुपये दिए हुए थे वो उसने वापस अपने पास रख लिए, और रिमेनिंग जो 18 एक्सेस कलेक्ट किए थे वो एफबीआर को दे दिए। तो एफबीआर को 36 रुपीज़ जो है वो डिपॉजिट हो गए, लेकिन उसका जो बर्डन है वो डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर पे पास ऑन हो गया, इंपोर्टर को कुछ भी नहीं देना पड़ा। एंड सो इस तरह से वो चलता रहता है अनटिल द एंड यूजर तक। एंड यूजर पे जब वो जाता है तो एंड यूजर के ऊपर वो बर्डन जो है वो सारे का सारा शिफ्ट हो जाता है। ठीक है जी। और बताएं जी, कोई क्वेश्चन है किसी का? एक्सपोर्ट पे तो ड्यूटीज कौन सी पे होती हैं जी? एक्सपोर्ट पे सेल्स टैक्स तो है ही नहीं। और एक्सपोर्ट करके जो भी आपको इनकम होगी, उस इनकम पे जो आप टैक्स पे करोगे वो आपका डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स है। अगर कोई ड्यूटी वगैरह आप पे कर रहे हैं तो ड्यूटीज नॉर्मली जितनी भी होती है ना, कस्टम ड्यूटी वगैरह और इस तरह की जो होती हैं, रेगुलेटरी ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, इस तरह की जितनी भी ड्यूटीज हैं वो कल मैंने आपको दिखाया था ना, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे आती। ठीक है जी, अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था कि जब प्रोडक्ट जो है वो एंड यूजर को सेल होगी, ये मैंने फिगर ओबियसली अज्यूम की हुई है, 100, 200, 300 ओबियसली। एक्चुअली जो मार्जिन है वो इतना तो नहीं होता ना, 100% का मार्जिन तो नहीं होता। तो जो भी एक्चुअल मार्जिन होगा उसके अकॉर्डिंगली वो चार्जेबिलिटी हो जाएगी। अच्छा, अब जरा दो तीन बातें और समझिएगा कि मैन्युफैक्चरर जब गुड्स को मैन्युफैक्चर करता है तो उसकी एक कॉस्ट आती है। कॉस्ट किस तरह से आती है कि रॉ मटेरियल सबसे मेजर कॉस्ट होती है, चाहे वो रॉ मटेरियल लोकल खरीदा है चाहे वो इम्पोर्ट किया है, ठीक। फिर उसकी लेबर की कॉस्ट होती है, जो एम्प्लॉयज रखे हुए हैं जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग करनी है, या जो एडमिन स्टाफ वगैरह है वो भी तो उसमें शामिल है ना। तो यानी वही वो जो आपने कॉस्टिंग में पढ़ा होगा, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स भी लगते हैं सारे के सारे, जिसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी के बिल हैं, आपकी रेंटल इनकम, रेंटल एक्सपेंस है आपका, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, मार्केटिंग के एक्सपेंसेस हैं वह प्रोडक्ट की। ठीक है, आपकी सैलरी के एक्सपेंस हैं, आपके एडमिन स्टाफ वगैरह की। ये सारी कॉस्ट जो है ये ओवरहेड्स में आती है, इसकी भी एलोकेशन होती है। और वो सारी एलोकेशन आपने ओबियसली कॉस्ट अकाउंटिंग वगैरह में या मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ा होगा इसको डिटेल में। तो उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट की एक कॉस्ट निकल आती है कि भाई ये जो एक लैपटॉप है ना, एक लैपटॉप बनाने पे मेरी कॉस्ट आ रही है 1 लाख रुपए। ठीक है, तो इसलिए जितनी मेरी कॉस्ट आ रही है उसी पे तो नहीं सेल करूंगा ना मैं, वरना तो पर्पज ही खत्म हो जाएगा, फिर मैं कर क्या रहा हूँ इतनी देर से। तो मैं 1 लाख रुपए मेरी कॉस्ट है जी, मैं कहता हूँ यार 20% मेरा प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए, तो मेरी जो सेल वैल्यू है वो 1,20,000 है। ठीक है, 1,20,000। अब ये जो 1,20,000 रुपये है ना, ये वो प्राइस है जिस प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट जो है वो मैंने डीलर को या डिस्ट्रीब्यूटर को सेल करनी है। यानी इस एग्जांपल में ये 200 रुपीज जो मैंने सेट किए हैं, इस प्राइस के ऊपर एंड यूजर को सेल नहीं होनी। ठीक है, इस प्राइस के ऊपर मैंने डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर को सेल करनी है। इसको कहते हैं जी एक्स फैक्ट्री प्राइस, ये आपने याद रखना है। वैसे तो आपने ये कॉस्टिंग वगैरह में पढ़ा होगा बाद में दोबारा से। एक्स फैक्ट्री प्राइस, जिस प्राइस के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट जो है वो फैक्ट्री से आउट हो रही है वो एक्स फैक्ट्री प्राइस, यानी इस एग्जांपल में 200 है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, ये जितने भी लोग आगे सप्लाई चेन में आ रहे हैं ना, इनका अपना अपना एक मार्जिन होता है। जैसे मैंने कल गाड़ियों की एग्जांपल दी थी, तो अब डीलर का एक मार्जिन होगा जिसे डीलर मार्जिन भी कहते हैं, कि भाई एक्स फैक्ट्री प्राइस है 200 रुपया, उसके ऊपर जो है ना 10% मेरा मार्जिन है। 10% नॉर्मली ज़्यादा मैंने बता दिया, थोड़ा कम होता है, 5% है फॉर एग्जाम्पल। कि भाई 200 रुपया है तो 200 मल्टीप्लाइड बाय 5%, ये 10 रुपीज़ आ गए, 10 रुपये मेरा मार्जिन है। तो मैंने आगे वही गाड़ी जो सेल करनी है ना वो 200
10 रुपये की गिरते हैं, एंड सो ऑन। इस तरह सब लोगों का एक अपना अपना एक मार्जिन होता है उसके ऊपर। और अल्टीमेटली जब प्रोडक्ट रिटेलर के पास आती है ना, तो रिटेलर जो है जिस प्राइस पे प्रोडक्ट एंड यूजर को सेल करता है ना, उसको क्या कहते हैं जी? कोई आइडिया है किसी को? हाँ जी, रिटेल प्राइस। ये जो है ये है रिटेल प्राइस। अब ये जो रिटेल प्राइस है ना, ये आपके लॉ में डिफाइंड है, द प्राइस एट विच एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज सोल्ड टू द एंड कंज्यूमर। सिंपल सी डेफिनेशन है, वो प्राइस जिसके ऊपर कोई भी एक पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है वो एंड यूजर को सेल किया जाता है ना, वो रिटेल प्राइस है। अच्छा, तो एक तो ये आपने ध्यान में हमेशा के लिए रख लेना, क्योंकि ये रिटेल प्राइस का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज हो रहा है सेल्स टैक्स में, ठीक है, और यूज होगा आगे जब हम पढ़ना शुरू करेंगे। अभी तो ऑब्वियसली इस वीक में सारे आपके बेसिक से जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर कर रहा हूँ प्रॉपर। हम स्टार्ट जो है वो नेक्स्ट वीक से, मैं आपसे नोट्स में अपडेट कर रहा हूँ सेल्स टैक्स के, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में क्लासेस से पहले मैं शेयर कर लूंगा आप लोगों से, वो व्हाट्सएप के ग्रुप में भी, और जो आपका पोर्टल है LMS वाला वहाँ पे भी वो प्रोवाइड अवेलेबल कर दिए जाएंगे। तो फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे जी प्रॉपर। प्रॉपर तो अभी इस वीक से भी कर दिया हुआ है, लेकिन अभी ऑब्वियसली बेसिक से कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन समझ लें, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो रही है। अच्छा, अब एक अगली बात और ज़रा मुझे बताएं जी, कि ये जो रिटेल प्राइस है, क्या ये शॉपकीपर सेट करता है, यानी रिटेलर सेट करता है, या कोई और बंदा सेट करता है? क्या वो जो दुकानदार है उसके पास पावर है कि वो प्रिंस बिस्किट की प्राइस रखेगा, या वो एक टिश्यू पेपर का जो बॉक्स है उसकी प्राइस सेट करेगा? हाँ, ये बात भी आपने याद रखनी है कि रिटेल प्राइस हमेशा मैन्युफैक्चरर सेट करता है। वो बेचता रिटेल प्राइस पे नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट के ऊपर जो प्रिंटिंग हो रही होती है ना रिटेल प्राइस की, वो मैन्युफैक्चरर करता है सेट। रिटेलर को पावर मिल जाए तो हर बंदा पाकिस्तान में जिस तरह के हैं कॉन्सेप्ट, हर बंदा अपनी अपनी दुकान के हिसाब से बेचे। वो एक है भाई, नहीं भी मैंने तो ये जो बिस्किट का पैकेट है 100 रुपये का बेचना है, लेना तो ले लो, नहीं लेना तो जाओ। एक है नहीं भाई, 20 रुपये का ले लो। देखिए ना, रिटेल प्राइस वर्डिंग से ही क्लियर है हसन, थोड़ा सा। अब जब आप टेक्स्ट पढ़ना शुरू कर दिया आपने फाइनल का, तो पहले थोड़ा सा अपने माइंड पे भी जोर देने की कोशिश किया करें, और उसके बाद फिर मोस्टली चीज़ें आपको खुद ही से आंसर आ जाएंगी आपके जहन में। कि रिटेल प्राइस का क्या मतलब है, कि ये प्राइस किसी भी उस प्रोडक्ट की है जो रिटेल पैकिंग में अवेलेबल है। तो रिटेल पैकिंग क्या होती है? यानी एक छोटी पैकिंग जो होती है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे बिस्किट का एक पैकेट है, या शुगर है, तो शुगर के केस में अगर तो वो 1 kg का पैकेट है या 2 kg का पैकेट है, फिर तो उस पर रिटेल प्राइस होगी। लेकिन अगर आपको जी भाई ये तो पूरी चीनी की जो बोरी है, जो बैग है चीनी का, इस पे तो लिखी नहीं हुई रिटेल प्राइस, उस पर कैसे लिख सकता है? रिटेल प्राइस तो जो रिटेल पैकिंग में जो चीज़ अवेलेबल होगी उसी की लिखी जा सकती है ना, जिसका एक कन्वीनियंट पैक बन सकता है। रिटेल पैकिंग का मतलब ये है कि एंड यूजर ने सेल करना है, यूज करना है उसको। अब जब एंड यूजर ने सेल करना है, तो एंड यूजर ने पूरी बॉडी तो नहीं यूज कर लेनी ना। तो सारी प्रोडक्ट्स के केस में रिटेल प्राइस लिखना पॉसिबल या फिजिबल नहीं होता, ठीक है, सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स में होता है जो जो रिटेल पैकिंग में आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा था, कि ये बात आपने याद रखनी है कि जो रिटेल प्राइस होती है ना, या तो उसको मैन्युफैक्चरर सेट करता है या इंपोर्टर सेट करता है। अगर आप इंपोर्ट करके एज इट इज सेल कर रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली इंपोर्टर जो होगा वो रिटेल प्राइस सेट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्स फैक्ट्री प्राइस है और ये जो रिटेल प्राइस है, इसके दरमियान का जो डिफरेंस है ना, वो ये जो सप्लाई चेन में जो लोग हैं ना, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, ये इन लोगों का मार्जिन है। मैक्सिमम इस मार्जिन के अंदर ये लोग खेल सकते हैं। कोई भी ऐसी प्रोडक्ट, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जिसमें रिटेल प्राइस प्रोडक्ट पे प्रिंट हो रही है बाय द मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर, उसमें रिटेल प्राइस और एक्स फैक्ट्री प्राइस के दरमियान जो डिफरेंस है, जैसे इस एग्जांपल में 300 का डिफरेंस है, रिटेल प्राइस 500 है और एक्स फैक्ट्री प्राइस 200 है, तो ये 300 जो है ये मार्जिन है इन सब लोगों का सप्लाई चेन के अंदर, ठीक है। ये आप अपने अपने हिसाब से वो मार्जिन जो है वो सेट कर सकते हैं। यहाँ तक बात होगी क्लियर। आप एक तीसरी बात सुने जी, कल एक स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन किया था कि पाकिस्तान में ज़्यादातर जो शॉपकीपर है, वो तो वो तो सुनना बात, सॉरी, आवाज़ आ रही है जी? अच्छा, मैं ये बात बता रहा था कि कल एक स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन किया था कि पाकिस्तान में तो ज़्यादातर जो रिटेलर्स हैं, यानी जो शॉपकीपर्स, दुकानदार हैं, वो तो रजिस्टर्ड ही नहीं है। एक परचून वाला है बेचारा, उसको क्या पता सेल्स टैक्स रिटर्न भी कोई चीज़ होती है, ठीक है। तो अब ज़्यादातर तो परचून वाले हैं पाकिस्तान में। तो अब ये आखिरी स्टेज अगर लेट्स सपोज मिसिंग है, बल्कि आखिरी स्टेज क्या मिसिंग है पाकिस्तान में, ज़्यादातर तो सिर्फ यही लोग टैक्स दे रहे हैं, ये जो पहली स्टेज है ना,
कमर्शियल इंपोर्टर या मैन्युफैक्चरर। सेल्स टैक्स में मेरे ख्याल में जो टोटल रजिस्टर्ड लोग हैं, कोई आइडिया है जी कि कितने लोग सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हैं बिहार में और पे करते हैं सेल्स टैक्स? जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरे ख्याल में 2 या 3 लाख लोग मैक्सिमम रजिस्टर्ड हैं सेल्स टैक्स में, और 50 या 60 हज़ार जो है वो बस टैक्स पे करते हैं। और उस 50 या 60 हज़ार में भी मैक्सिमम जो नंबर है ना, वो मैन्युफैक्चरर्स का है या इंपोर्टर का है। ठीक है, अभी चेक कर लेते हैं। चलिए, आपकी गई है। जी, आवाज़ आ रही है जी आप लोगों को? अच्छा, सॉरी जी, वो नेट मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, तो नेट शायद ऑफ कर दिया था बच्चों ने। अच्छा जी, तो हम ये चेक कर रहे थे कि नंबर ऑफ सेल्स टैक्स के जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो कितने हैं। ठीक है।
ये काफ़ी पुराना डाटा निकला है, बहरहाल इससे एक इंडिकेशन हो जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में कोई ऐसा इतना बड़ा इंकलाब नहीं आया पिछले 5-6 सालों में कि ये नंबर जो है ये इंक्रीज हो गया हो। ये दिसंबर 2019 में ये टोटल 1,58,000 एंटिटीज थी जो सेल्स टैक्स में जिन्होंने अपनी रिटर्न फाइल की थी। तो अब मैक्सिमम 2 लाख हो गए होंगे, ठीक है, 2 लाख से ज़्यादा नहीं होंगे, 3 लाख हो गए हैं जी, हसन ने शेयर कर दिया। कहाँ से मिला जी ये डाटा? ये प्रो पाकिस्तान पे आ रहा है। 3,12,000 लोग जो हैं वो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हैं, और उस 3,12,000 में से भी जिन्होंने रिटर्न फाइल की है वो 2 लाख हैं, ठीक है, नहीं बात वही है। इस 2 लाख में से भी ज़्यादातर जो लोग होंगे, मैं जो आपको बता रहा था, वो मैन्युफैक्चरर्स होंगे, ठीक है। ये वाला जो सेक्टर है ना, ये मोस्टली पाकिस्तान में अनऑर्गेनाइज्ड है, ये रजिस्टर्ड है ही नहीं। ये डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर्स मोस्टली आपको अनरजिस्टर्ड मिलेंगे। सेल्स टैक्स तो दूर की बात है, इनमें से ज़्यादातर बंदे आपको मिलेंगे जिन्होंने कभी इनकम टैक्स भी नहीं दिया, ठीक है। तो तो फिर एक बहुत बड़ा मसला है। मसला क्या है कि भाई प्रोडक्ट जो है वो, उसके ऊपर जो सेल्स टैक्स है, मैं अगर रिटेलर की बात कर लूँ कि रिटेलर अगर अनरजिस्टर्ड, ज़्यादा बड़ा नंबर जो पाकिस्तान में है वो रिटेलर्स का है। रिटेलर जो है वो मिलियंस में है पाकिस्तान में, ठीक है, और मोस्टली जो है वो अनरजिस्टर्ड है, सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है। तो अब वो जो रिटेलर के एंड पे ये जो 18 रुपये हैं, इसका क्या होगा? एफबीआर को तो इस स्टेज तक, अज्यूमिंग के बाकी लोग सप्लाई चेन में रजिस्टर्ड है, 72 रुपीज़ मिले हैं। तो रिटेलर के एंड से जो 18 रुपये है उसका क्या बनेगा? वो तो एफबीआर को नहीं मिलेगा, प्रैक्टिकल पॉइंट से अगर हम बात करें। बिल्कुल इसी तरह से होलसेलर भी ज़्यादातर अनरजिस्टर्ड है। तो होलसेलर की स्टेज तक तो सिर्फ 54 रुपीज़ की कलेक्शन हुई है, बाकी का जो सेल्स टैक्स है 90 - 54 वो एफबीआर को नहीं कलेक्ट होगा। तो अब क्या किया जाए? ये एक प्रैक्टिकल इशू है पाकिस्तान में कि ये लोग ना तो रजिस्टर्ड है, ना ही होना चाहते हैं, और ना ही एफबीआर के एंड पे विल है कि इनको रजिस्टर करे, ठीक है। रीजन बीइंग के वेस्टेड इंटरेस्ट है, ये सारे जो हैं ये मोस्टली जो हैं वो वोटर्स हैं इन लोगों के। अच्छा, तो उसके लिए ना फिर एफबीआर ने एक मैकेनिज्म डिवाइस किया हुआ है जी। और उसके लिए ना उन्होंने एफबीआर सेल्स टैक्स एक्ट में एक स्केड्यूल बनाया हुआ है। तो एक बात आपने याद रखनी है, फाइनल लेवल पे ना जितना भी पेपर आ रहा है ना पिछले 8-10 अटेम्प्ट से, या जब से पेपर ओपन बुक हुआ है सेल्स टैक्स का, वो सारे का सारा स्केजुअल्स में से आ रहा है। काफी सारे स्केजुअल्स हैं सेल्स टैक्स एक्ट में। उन स्केजुअल्स की डिटेल्ड में अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है आपके। मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी कि सेल्स टैक्स के अगर मैं कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ ना, तो 15-20 सेक्शन है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं है। बाकी सारे थ्योरेटिकल हैं, प्रोसीजरल नेचर के हैं, उसमें से वो एग्जामिनर पूछता है ही नहीं, ना पूछ सकता है। तो पीछे उसके पास ये 15-20 जो कंसेप्चुअल सेक्शंस हैं वो बचते हैं, या स्केजुअल्स बचते हैं। स्केजुअल जो है वो सारे टेक्निकल हैं, ठीक है। तो अब वो स्केजुअल्स की वो आपसे ये डिसाइड करता है कि आपके पास स्केजुअल्स में जो आइटम्स आ रही है, तो स्केजुअल्स की आपको ऑब्वियसली बेसिक सी चीज़ें पता होनी चाहिए कि वो होते क्या, स्केजुअल है क्या, तो पांचवा स्केजुअल कौन सा है, छठा स्केजुअल कौन सा है, तीसरा स्केजुअल कौन सा है, बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। और प्लस वो आपसे ये डिजायर करता है कि उन स्केजुअल्स के अंदर जो आइटम्स आ रही है ना, आपको उनकी भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। किस तरह से होनी चाहिए अभी मैं आपको वो अब एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है? सबसे पहले जो हम स्केजुअल पढ़ने जा रहे हैं जी वो है थर्ड स्केजुअल, तीसरा स्केजुअल, सेल्स टैक्स एक्ट 1990 का। अब मैं जरा आपको पहले ओपन करके दिखाता हूँ जी, ये तीसरा स्केजुअल जो है सेल्स टैक्स एक्ट का, ये है क्या। ये है जी थर्ड स्केजुअल ऑफ द सेल्स सेल्स टैक्स का। जो पहला स्केजुअल है और सेकंड स्केजुअल जो है वो खत्म हो चुकी है, उसमें कुछ भी नहीं है। यानी सेल्स टैक्स एक्ट का जो पहला स्केजुअल है ना, समझ लीजिए थर्ड ही है, बाकी दो जो है वो है ही नहीं। अब जरा सबसे पहले हम जरा गो थ्रू करते हैं कि ये जो थर्ड स्केजुअल है इसमें आइटम्स किस तरह की आ रही हैं, ठीक है। इसमें अगर आप गौर से देखेंगे ना, तो आपको ग्रोसरी आइटम्स मिलेंगी मोस्टली। जो आप किसी भी जनरल स्टोर पे चले जाएं तो वहाँ पे आपको मंथली अगर आप ग्रोसरी करना चाहें, तो उसमें जो मोस्टली आपकी आइटम्स होती है ना, वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। या यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सामान है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। आपके घर में एसी है, फ्रिज है, एयर कंडीशन, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे आपको नजर आएंगी, ठीक है। सिगरेट्स वगैरह भी हैं इसके अंदर। तो पहले है जी इसमें फ्रूट जूसेस एंड वेजिटेबल जूसेस, आइसक्रीम, एरेटेड वाटर और बेवरेजेस, जो मिनरल वाटर है, मिनरल वाटर की जो बोतल है, या जो बाकी जितने भी डिफरेंट किस्म के जूसेस फ्रिज में या फ्रीजर में पड़े होते हैं किसी भी स्टोर के अंदर, वो एरेटेड वाटर या बेवरेजेस में आएंगे। सिरप्स एंड स्क्वैशेस, सिगरेट्स, टॉयलेट सोप, डिटर्जेंट्स, शैम्पू, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम है जी, परफ्यूम्स एंड कॉस्मेटिक्स हैं, टी आपका, पाउडर ड्रिंक्स,
मिल्की ड्रिंक्स, टॉयलेट पेपर एंड टिश्यू पेपर, स्पाइसेस सोल्ड इन रिटेल पैकिंग बेरिंग ब्रांड नेम एंड ट्रेडमार्क। जितने भी मसाला जाता है, अगर आप किसी भी स्टोर पे चले जाएं, फॉर एग्जांपल आप अलफते पे गए हैं, तो आप देखेंगे वहाँ पे कुछ जो मसाला जाते हैं वो डिफरेंट ब्रांड्स के होते हैं, और कुछ जो है वो खाली पैकेट में होते हैं। तो जो खाली पैकेट में होंगे, जिसके ऊपर बाहर किसी ब्रांड का नाम नहीं लिखा हुआ, वो उन्होंने खुद से बनाए हुए हैं, वो इसमें नहीं आएंगे थर्ड में। ठीक है, जो भी आपका मसाला जात जो है, स्पाइसेस जो हैं, वो ब्रांड नेम के साथ सेल हो रहा है, नेशनल फूड का कोई कोई भी वो मसाला है, नमक है फॉर एग्जांपल, तो वो इसमें आ जाएगा। ठीक है। शू पॉलिश एंड शू क्रीम, सीमेंट जो है सोल्ड इन रिटेल पैकिंग। अगर सीमेंट जो है वो रिटेल पैकिंग में सेल हो रहा है, यानी सीमेंट की एक वो जो बैग नहीं होता, एक बोरी जो होती है, वो रिटेल पैकिंग है ऑब्वियसली, 10-15 केजी वाला, तो वो थर्ड स्केजुअल है, वरना नहीं है। मिनरल या बॉटल्ड वाटर जो है वो भी इसमें आ रहा है जी। फिर वो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सामान है, हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल गुड्स इंक्लूडिंग एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स, डीप फ्रीजर्स, टेलीविजन रिकॉर्डर्स एंड प्लेयर्स, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, ट्यूब लाइट्स, इलेक्ट्रिक फैंस, इलेक्ट्रिक आयरन्स, वॉशिंग मशीन्स एंड टेलीफोन सेट्स, हाउस होल्ड गैस अप्लायंसेज इंक्लूडिंग कुकिंग रेंज, ओवंस, गीजर्स एंड गैस हीटर्स। फिर फोम और स्प्रिंग मैट्रेसेस एंड अदर फोम प्रोडक्ट्स फॉर हाउस होल्ड यूज। अगर हाउस होल्ड पर्पज के लिए आप कोई भी फोम या स्प्रिंग मैट्रेस खरीद रहे हैं, गद्दा जिसे कहते हैं, तो वो जो है वो थर्ड, अगर हाउस होल्ड पर्पज के लिए, घर घर में यूज के लिए। ठीक है। अगर इंडस्ट्रियल यूज के लिए सेल हो रहा है, तो फिर वो थर्ड नहीं है। पेंट्स, डिस्टेम्पर, एनिमल्स, पिगमेंट्स वगैरह, कलर्स वगैरह एंड सो ऑन, इस तरह की जो चीज़ें हैं सारी जी, आगे इसके अंदर भी सोल्ड इन रिटेल पैकिंग। लुब्रिकेटिंग ऑयल्स हैं, ब्रेक फ्लूइड्स, ट्रांसमिशन फ्लूइड्स वगैरह जो है, अदर वहीकुलर फ्लूइड्स, सोल्ड इन रिटेल पैकिंग। स्टोरेज बैटरीज एक्सक्लूडिंग दोज सोल्ड टू ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स और असेंबलर। गाड़ियों के जो मैन्युफैक्चर या असेंबलर्स हैं, उनको अगर आप बेचोगे बैटरियां, तो फिर वो थर्ड स्केजुअल नहीं है। उनके अलावा अगर किसी को भी बेचोगे तो वो थर्ड है। सेम यही कंडीशन जो है वो टायर्स एंड ट्यूब्स के साथ है, कि टायर्स एंड ट्यूब्स अगर आप गाड़ियों के मैन्युफैक्चरर को बेचोगे, तो वो थर्ड स्केजुअल आइटम नहीं है। अदर देन व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर को बेचोगे तो वो थर्ड है। मोटरसाइकिल सारी की सारी थर्ड स्केजुअल है जी। ऑटो रिक्शाज, बिस्किट्स, टाइल्स, ऑटो पार्ट्स में भी वही गाड़ियों वाली कंडीशन है कि अगर आप व्हीकल के मैन्युफैक्चरर को बेचोगे तो थर्ड नहीं है, वरना वो थर्ड है। और डैप जो होती है ना, ये फर्टिलाइजर की एक 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 काइंड है, डी एमोनियम फास्फेट, खाद समझ लें। जो फर्टिलाइजर होती है ना, वो 2-3 तरह की होती है, जिसमें सबसे कॉमन जो आप सब लोगों को पता भी होगी, वो होती है यूरिया। यूरिया को खाद कहते हैं वैसे, लेकिन एक और जो किस्म फर्टिलाइजर की होती है ना, वो डैप होती है। तो जो डैप है ना, वो आपके थर्ड स्केजुअल में आ रही है। ठीक है, ये है आपका टोटल थर्ड स्केजुअल। अब मैंने ये सारे प्रोडक्ट्स आपको किस वजह से पढ़ाए हैं, उसकी मैं रीजन अभी आपको थोड़ी देर तक बताता हूँ। सबसे पहले तो हमने प्रोडक्ट सारे पढ़ लिए, अब जरा हम समझते हैं कि इन सारे प्रोडक्ट्स के बारे में लॉ क्या कहता है। थर्ड स्केजुअल आइटम के जो प्रोडक्ट्स हैं, इनके बारे में लॉ ये कहता है जी कि सेल्स टैक्स विल बी चार्ज्ड बाय ईच पर्सन, बाय ईच रजिस्टर्ड पर्सन इन सप्लाई चेन एट द रिटेल प्राइस। कि जो भी आइटम थर्ड स्केजुअल में आ रही है, उसके ऊपर जो सेल्स टैक्स है ना, वो रिटेल प्राइस पे चार्ज होना है जी। जो भी बंदा बेचेगा, जो भी रजिस्टर्ड बंदा बेचेगा, रिटेल प्राइस कौन से वाली, जो मैन्युफैक्चरर ने फिक्स कर दी है। और रिटेल प्राइस के बारे में लॉ में ये रिक्वायरमेंट है जी, 2-3 और बातें भी जरा सुन लीजिएगा। कि रिटेल प्राइस जो है, ये जो यानी ये थर्ड स्केजुअल में जितने भी आइटम्स आ रहे हैं, इनके लिए ये मस्ट है कि इनकी रिटेल प्राइस आपने प्रोडक्ट के ऊपर प्रिंट करनी है। आप कभी भी किसी ग्रोसरी स्टोर पर चले जाएं, ये जितनी भी आइटम्स मैंने आपको पढ़ाई हैं, इनके ऊपर लाजमन रिटेल प्राइस प्रिंट हुई होगी। ठीक है। इनके अलावा अगर आप कोई भी और प्रोडक्ट वहां पे देख लें, तो उसके ऊपर रिटेल प्राइस जरूरी नहीं है कि प्रिंट हुई हो सकता है वो प्रिंट कर दें, हो सकता है वो प्रिंट ना करें। ऐसी बेताशा आपको प्रोडक्ट्स वहां पे मिलेंगी, किसी भी आप स्टोर पे चले जाएं। फॉर एग्जाम्पल, एक बबल गम च्युइंगम आपने खरीदी है, तो च्युइंगम के ऊपर नहीं लिखी होती थर्ड रिटेल प्राइस। ठीक है। वो इस वजह से नहीं लिखी होती कि वो थर्ड स्केजुअल आइटम नहीं है, तो रिक्वायरमेंट नहीं है लॉ की। लेकिन ये जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं जी, इनके लिए मैंडेटरी है कि हाँ, चाहे लोकल है चाहे इंपोर्टेड है। अगर इंपोर्टेड है तो इंपोर्टर ने फिक्स करनी है प्राइस, और अगर लोकल मैन्युफैक्चर्ड है तो मैन्युफैक्चरर ने प्रिंट करनी है जी। ठीक है। तो इन सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर, नहीं, मोटरसाइकिल के ऊपर लिखी होगी लाजमी प्राइस। आप जब भी डीलर या उसके ऊपर जाएगा ना खरीदने के लिए, तो उसने उसके ऊपर रिटेल प्राइस प्रिंट की होगी। हो सकता है कागज से लगाई हो, वो कागज बाद में ऑब्वियसली जब वो मोटरसाइकिल वो खरीद लेगा तो उतार देगा ना, ये नहीं होगा कि वो कागज लगा के तो घूमता फिरेगा। स्टिकर लगा होगा ना, हाँ जी।
तो अगर आप रिटेल प्राइस प्रिंट ना करें ना इन प्रोडक्ट के ऊपर, तो आपको पेनल्टी लगती है एज पर लॉ। ठीक है, वो पेनल्टी क्या होती है वो हम ऑब्वियसली नेक्स्ट वीक में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी सब याद रख लें कि रिटेल प्राइस के बारे में लॉ क्या है। रिटेल प्राइस मस्ट बी एलिजिबली प्रिंटेड ऑन ईच प्रोडक्ट या पैकेट। अच्छा, फिर बाज दफा क्या होता है कि एक ही जो ब्रांड होता है ना, एक ही प्रोडक्ट का जो एक ब्रांड है, उसकी डिफरेंट रीजन्स में ना डिफरेंट रिटेल प्राइस चल रही होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मोटरसाइकिल की बात कर लें कि 70 जो है वो हो सकता है लाहौर में जो है वो 1.5 लाख रुपए की सेल हो रही हो, और कराची में उसकी जो रिटेल प्राइस है वो हो सकता है 1,60,000 हो, हैदराबाद में हो सकता है 1,40,000 हो। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द रीजन एंड द कंजम्पशन पैटर्न एंड द जोग्राफिकल कंपोजिशन ऑफ वेरियस सिटीज एंड वेरियस एरियाज, जो रिटेल प्राइस है वो वेरी करती है प्रोडक्ट की। और भी काफी फैक्टर्स होते हैं, दो चार मोटे मोटे मैंने आपको बता दिए। तो अब अगर एक प्रोडक्ट की एक से ज्यादा रिटेल प्राइस है तो क्या होगा। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी कि लाहौर में 1,50,000 है रिटेल प्राइस, कराची में 1,60,000 है, तो क्या 1,50,000 पे लाहौर में सेल्स टैक्स चार्ज होगा और 1,60,000 पे कराची में होगा? वो कहता है नहीं। अगर आपकी एक से ज्यादा रिटेल प्राइस है तो जो हाईएस्ट रिटेल प्राइस होगी ना किसी भी रीजन के अंदर, वो रिटेल प्राइस कंसिडर की जाएगी। यानी उसका मतलब ये हुआ कि फिर लाहौर में भी सेल्स टैक्स 1,60 पे ही लगेगा। ठीक है जी। यहाँ तक बात क्लियर होगी जी, आगे चले। अच्छा, अब जरा इस एग्जांपल पे मैं वापस आ जाता हूँ जी, जो एग्जांपल मैंने आपको कल समझाई थी, ये वाली। अज्यूमिंग कि ये जो प्रोडक्ट सेल हो रही है बाकी सारी वैल्यू सेम है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ये थर्ड स्केजुअल आइटम है। ठीक है। मैन्युफैक्चरर ने या कमर्शियल इंपोर्टर ने 100 रुपीज़ की इंपोर्ट की, उसके ऊपर मैन्युफैक्चर को भी छोड़, इसको कमर्शियल इंपोर्टर को जरा छोड़ दे, अभी हम मैन्युफैक्चर की बात कर लेते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरर ने रॉ मटेरियल खरीदा 100 रुपये का, उस 100 रुपये से उस पर 18 रुपये का सेल्स टैक्स पे कर दिया। ठीक है, उस रॉ मटेरियल से जो मैन्युफैक्चरर ने आइटम बनाई ना, वो थर्ड स्केजुअल आइटम थी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसने उस उस रॉ मटेरियल से मोटरसाइकिल बना ली। ठीक है, और अब वो जो मोटरसाइकिल है वो उसने 200 रुपये की डीलर को या डिस्ट्रीब्यूटर को सेल कर दी, यानी उस मोटरसाइकिल की जो एक्स फैक्ट्री प्राइस है वो 200 है। आप जरा मुझे बताएं जी, 200 डीलर से वो लेगा, सेल्स टैक्स किस वैल्यू पे लगेगा? क्योंकि ये थर्ड शेड्यूल आइटम है तो हमने पढ़ा था कि सेल्स टैक्स तो रिटेल प्राइस पे लगेगा। हाँ, यानी सेल्स टैक्स कितना लगेगा? 90 रुपीज़ का। आप जरा देखें, FBR को 90 रुपीज़ मैन्युफैक्चरर से ही रिकवर हो गए हैं सारे के सारे। बात समझ आ गई जी आप लोगों को? इसका मतलब है बाकी सारे लोग जो सप्लाई चेन में हैं, अगर वो अनरजिस्टर्ड है, FBR को कोई नुकसान हो रहा है? कोई नुकसान नहीं हो। ठीक है, यानी इस तरह की आइटम जो ग्रोसरी नेचर की है ना, जो थर्ड स्केजुअल में आ रही हैं, उसने खुद से रिकग्नाइज की हैं। उसको पता है कि भाई ये वाली जो आइटम्स है ना, ये सारी तो ये होलसेलर और रिटेलर और डीलर डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह इनके थ्रू सेल होती है मार्केट में, और ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं सारे रिटेलर्स को पाकिस्तान में रजिस्टर कर सकूँ। ठीक है, रिटेलर्स जो है मैंने जैसे आपको पहले बताया वो तो मिलियंस में है, और अभी हमने नंबर देखा है कि पाकिस्तान में जो टोटल रजिस्टर्ड बंदे अपनी सेल्स टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं वो 2 लाख हैं बस, दैट्स इट। तो उसने फिर इसका एक वे आउट इस तरह से निकाल लिया कि मैं मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे ही सारे का सारा सेल्स टैक्स रिकवर कर लूंगा। अब यहाँ पे एंट्री क्या करेगा मैन्युफैक्चरर, जरा मुझे बताएं। ये पहली वाली एंट्री तो वही होगी जो मैंने आपको कल बताई थी, ये वाली परचेज की एंट्री तो ये होगी कि ये जो मैन्युफैक्चर होगा जिसने रॉ मटेरियल से थर्ड का जो आइटम बनाई है, परचेज को डेबिट करेगा 100 से, सेल्स टैक्स इनपुट को 100 से डेबिट करेगा, और बैंक को या पेबल को क्रेडिट कर देगा 118 से। सेल की क्या एंट्री होगी एडमन? आपने लास्ट में मैसेज किया है,
आप जरा बताएं सेल की एंट्री क्या होगी इस केस में। हाँ, अभी आपके सवाल का भी जवाब देता हूँ, लेकिन पहले जो मेरा सवाल है आपसे, पहले उसका जवाब देना। एंट्री बताएं क्या होगी सेल्स की। बैंक या रिसीवेबल कितने से डेबिट करेगा मैन्युफैक्चरर। बैंक को 290 से करेगा, बिल्कुल ठीक है जी। सेल्स को कितने से करेगा क्रेडिट। 200 से। और आउटपुट जो है वो 90 से। तो एफबीआर को 18 रुपये जो हैं वो कस्टम वालों ने इम्पोर्ट स्टेज पे जमा करा दिए। बाकी के जो 72 रुपीज़ थे वो मैन्युफैक्चरर ने जमा करा दिए। एफबीआर की कहानी यहीं पे खत्म हो गई। अब जब एफबीआर की को 90 रुपीज़ की कलेक्शन आ गई यहीं पे, अब एडमन का सवाल नेक्स्ट ये है जी कि वो जो बाकी के लोग हैं उनको फिर क्यों कहता है कि वो रजिस्टर्ड हो सेल्स टैक्स में, या उनको क्यों जरूरत है सेल्स टैक्स में रजिस्टर होने की। जब पैसे पूरे के पूरे आ गए हैं एफबीआर को, उनको छोड़ दो उन सब लोगों को। तो एफबीआर तो यही कहेगा कि भाई ना हो रजिस्टर, मुझे क्या कहते हो, मुझे तो 90 रुपीज़ आ गए हैं। अब आप खुद से सोच के बताएंगे कौन बताएगा इसका जवाब, बाकी लोगों के लिए क्यों जरूरी है रजिस्टर होना। हाँ जी, ये जवाब है इसका। ये यूजर 123 ने बताया है। कॉन्सेप्ट वही है जो कल हमने पढ़ा था कि सेल्स टैक्स तो एंड यूजर ने बियर करना है। अगर बाकी लोग रजिस्टर्ड नहीं होंगे सेल्स टैक्स में तो सेल्स टैक्स इन लोगों को पड़ जाएगा। यानी इस एग्जांपल में मैं वापस आ जाऊँ अगर, अब ये जो डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर है इसने 90 रुपये दे दिए हैं मैन्युफैक्चरर को। ये अगर आगे रजिस्टर्ड नहीं होता सेल्स टैक्स में तो ये आगे इनपुट ही क्लेम नहीं कर सकता 90 का। ठीक है ना, ये सेल्स टैक्स चार्ज कर सकता है होलसेलर को। तो ये 90 का 90 इसको पड़ जाएगा, डीलर को या डिस्ट्रीब्यूटर को। ठीक है। अब अगर ये डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर, इसलिए इन सब लोगों के लिए जरूरी है कि इनके अपने फायदे के लिए है, एफबीआर को कोई उससे वो नहीं है, फायदा नहीं है। अब ये डीलर अज्यूमिंग कि अब ये बाकी सारे लोग सप्लाई चेन में, आपको नॉर्मली जो पेपर में सवाल आएगा उसमें उसने सारों को रजिस्टर बनाया होगा, ठीक है। अब डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर अगर रजिस्टर्ड है, क्योंकि अनरजिस्टर्ड में तो टेस्टिंग हो ही नहीं सकती ना, अनरजिस्टर्ड ने तो चार्ज ही नहीं करना सेल्स टैक्स। अच्छा, तो अब डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को 300 रुपये की गुड्स सेल करेगा अपना मार्जिन ऐड करके ऑब्वियसली। पब्लिक तो क्लेम नहीं कर सकती ना, पब्लिक तो एंड यूजर है ना। सेल्स टैक्स का बर्डन एंड यूजर पे पड़ता है, एंड यूजर क्लेम नहीं कर सकता। अच्छा, तो अब मैं ये बात बता रहा था कि डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो होलसेलर को 300 पे सेल करेंगे, लेकिन सेल्स टैक्स कितना चार्ज करेंगे जी, या किस वैल्यू पे चार्ज करेंगे। हाँ जी, रिटेल प्राइस पे। एफबीआर को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उनका जो सेल्स टैक्स है वो रिकवर हो जाएगा 90, जो उन्होंने पे किया हुआ है। ठीक है। अब सारे का सारा बर्डन होलसेलर पे पड़ गया। होलसेलर रिटेलर को 400 का बेचेगा, लेकिन सेल्स टैक्स किस वैल्यू पे चार्ज करेगा। 500 पे। एफबीआर को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन होलसेलर का सेल्स टैक्स रिकवर हो जाएगा। करते कराते लास्ट पे रिटेलर के लिए रजिस्टर होना क्यों जरूरी है, रिटेलर अगर एंड यूजर को बेचेगा तो उसका सेल्स टैक्स रिकवर हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं करेगा तो उसका सेल्स टैक्स रिकवर नहीं हो पाएगा। ये पूरी बात समझ आ गई है जी, यहाँ तक कोई सवाल है किसी का तो बताएं। अब ये सवाल पेपर में बार हर अटेम्प्ट में आता है, पिछले अटेम्प्ट में भी महल में आया हुआ है, मैं भी आपको निकाल के दिखाता हूँ। हर अटेम्प्ट में आता है थर्ड स्केजुअल का, कि डीलर ने जो गुड्स हैं वो 200 रुपीज़ की रिटेलर को सेल की। गुड्स की जो रिटेल प्राइस है वो 500 है। स्टूडेंट क्या करते हैं, जो सेल्स टैक्स है वो 200 पे चार्ज कर देते हैं। हालांकि थर्ड स्केजुअल में बहुत क्लियर बात बताई गई है कि इनपुट भी रिटेल प्राइस पे है, आउटपुट भी रिटेल प्राइस पे है। अब जरा इस बात को भी समझें। यानी ये जो ट्रेडर है ना सप्लाई चेन के अंदर ट्रेडर कौन बनते हैं, ये डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, ये सारे ट्रेडर है ना। ये ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो गुड्स जो है मैन्युफैक्चर की है मैन्युफैक्चरर ने, और उसने रिटेल प्राइस पे आके सेल कर दी। अब ये डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर की मैं बात कर लूँ अगर, डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर की परचेज प्राइस क्या है जी बताएं इस इक्वेशन के अंदर। 200। और इसकी सेल प्राइस क्या है। 300। लेकिन सेल्स टैक्स किस वैल्यू पे लगा है। 500 पे। ठीक है। ये गलती स्टूडेंट हर दफा करते हैं कि जो भी लोग ट्रेडर हैं मार्केट में, अगर वो थर्ड स्केजुअल आइटम पे डील कर रहे हैं तो सेल्स टैक्स परचेज के केस में भी रिटेल प्राइस पे लगना है, सेल के केस में भी रिटेल प्राइस पे लगना है। ठीक है, एक तो ये गलती करते हैं स्टूडेंट। दूसरी गलती जो स्टूडेंट बारहा कर रहे हैं
वो ये थर्ड स्केजुअल आइटम को सही तरह से नहीं पढ़ते। आप उस दिन मेरे से पूछ रहे थे कि ऑर्डिनेंस को कब यूज़ करना है, बेयर एक्ट को। बेयर एक्ट को आपने सबसे ज़्यादा जो यूज़ करना है ना, पेपर के अंदर भी और वैसे भी, वो ये स्केजुअल्स को पढ़ने के लिए करना है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो आपको पेपर में ये नहीं बताता कि ये आइटम जो है ये थर्ड स्केजुअल आइटम है या नहीं है, क्योंकि पेपर आपका ओपन बुक हो चुका है। वो आपको एक आइटम का नाम लेके पेपर में बता देगा कि भाई तुमने मोटरसाइकिल खरीदी। अब ये वो आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मोटरसाइकिल जो है वो थर्ड स्केजुअल आइटम में आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, या इस थर्ड स्केजुअल आइटम पे अब आपका ये होमवर्क है, अगले पूरे वीक में आपकी क्लास नहीं है, तो ये सब लोग जो है एफबीआर की साइट पे जाएं, वहां से सेल्स टैक्स का एक्ट जो है वो डाउनलोड कर लें, और वहां पे ये जो थर्ड स्केजुअल आइटम है ना, इन आइटम्स को बार बार पढ़ें। ठीक है, एग्जामिनर ज्यादातर वो आइटम पेपर में टेस्ट कर रहा है जिनके साथ कोई ना कोई कंडीशन लगी हुई है। कंडीशन कैसे लगी हुई है, जैसे ये जो वाली जो दो तीन आइटम्स है ना, ये वाली, ये कि ऑटो पार्ट्स जो हैं। अब एग्जामिनर पेपर में लिख देगा कि जी आपने जो ऑटो पार्ट्स हैं ना वो सेल किए हैं गाड़ियों के मैन्युफैक्चरर को। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, आंखें बंद करके उसके ऊपर रिटेल प्राइस पे सेल्स टैक्स लगा देंगे। हालांकि यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है साथ के ऑटो पार्ट्स जो हैं वो थर्ड स्केजुअल में तभी आएंगे जब वो ऑटो ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर को सेल नहीं हुए। ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर को या असेंबलर्स को, यानी गाड़ियों के जो असेंबलर्स वगैरह हैं, उससे पेपर में सवाल में यही बताया होता है कि भाई वो ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर को सेल कर रहे हो तुम। तो स्टूडेंट ने बस वो देखा, प्रॉपर तरीके से पढ़ा नहीं होता, या उस तरह से अंडरस्टैंडिंग उनके जहन में नहीं होती कि भाई ये इस तरह से भी मैंने पढ़ना था। ऑटो पार्ट्स को देखते हैं आंखें बंद करके थर्ड स्केजुअल आइटम। ठीक है, या और क्या एग्जाम्पल हो सकती है जी। मैं आपके पिछले पेपर में देखते हैं, क्या मुझे भूल गया, लेकिन आपके पिछले पेपर में भी दो तीन थर्ड स्केजुअल आइटम उसने पूछी है। ये जी क्वेश्चन नंबर 5, शहीन गुड्स एंटरप्राइज के नाम से। नॉर्मली, चूंकि मैंने आपको बताया था कि जो न्यूमेरिकल होता है ना उसमें उसने सारी चीज़ें ही टेस्ट करनी होती हैं, सारे सिलेबस को, में जो आपके 15-20 कॉन्सेप्चुअल सेक्शंस हैं या स्केजुअल्स हैं उन सबको कंबाइन करके वो एक सवाल बनाता है। तो अब वो आपको क्या करता है कि सवाल के अंदर आपको इंपोर्टर भी बना देता है, आपको मैन्युफैक्चरर भी बना देता है, आपको डिस्ट्रीब्यूटर भी बना देता है। ऐसा ऐसा नॉर्मली प्रैक्टिकली भी ऐसा होता है ना कि एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चरर है, लाजमी थोड़ी है कि उसने सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का ही काम करना है। जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर हैं पाकिस्तान में वो कमर्शियल इंपोर्ट का काम भी करते हैं, तो कुछ प्रोडक्ट्स को एज इट इज इंपोर्ट करके बेचते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स को वो मैन्युफैक्चर करके सेल करते हैं, और कुछ प्रोडक्ट्स में वो इवन डिस्ट्रीब्यूटर भी खुद ही उन्होंने अपने बनाए होते हैं। जैसे पीएसओ की एग्जांपल ले लें कि पीएसओ के बेतहाशा जो पंप्स हैं उनके अपने हैं, यानी उनके जो डीलर्स वाला जो नेटवर्क है अपने अपने मेंटेन्ड है पंप्स उनके। और भी बेतहाशा कंपनियां जैसे ये काम करती हैं। तो वो आपको कहता है जी, और आपको किसी भी एक पर्टिकुलर महीने का डाटा दे देता है। ठीक है, सेल्स टैक्स में कल ही हमने पढ़ा था कि सेल्स टैक्स में जो टैक्स पीरियड होता है वो एक महीने का होता है। तो उसने बताया जी कि ये जो इन्फॉर्मेशन है शहीन गुड्स एंटरप्राइजेस की, वो एक मैन्युफैक्चरर है और डिस्ट्रीब्यूटर है एफएमसीजी गुड्स का, और सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है एज अ मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर एंड डिस्ट्रीब्यूटर। उसके मई 2025 की जो इन्फॉर्मेशन है उसने आपको दे दी है। ठीक है, आप उसमें जरा मेथड्स का जो आइटम देखता हूँ कौन कौन सी है। अच्छा, अब ये देखें जी, ये परचेजेज मेड फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर। आप जरा चेक करें एग्जामिनर बेसिकली आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। ये थोड़ा सा उसने मुश्किल पॉइंट पूछ लिया बहरहाल, लेकिन देखते हैं आप लोगों को आता है या नहीं आता। इसमें ये 1 2 3 4 5 6 वाला पॉइंट है जी। 1500 kg ऑफ होल कार्डिमम इन रिटेल पैकिंग परचेज फ्रॉम अ होलसेलर अंडर द ट्रेड नेम पारी इलायची फॉर रुपीज 3.2 million used in the production of cardamom oil. The retail price of the whole cardamom in the market is rupees 3000 per kg. अब उसने कार्डियमम रिटेल पैकिंग के अंदर खरीदा है जी एक होलसेलर से 1500 रुपये kg का, जबकि मार्केट में जो रिटेल प्राइस है वो 3000 पर kg है। अब आपने ये असेस करना था इस सवाल के अंदर, चूंकि रजिस्टर्ड से खरीदी हुई है तो इनपुट तो आपको मिल जाना था। ठीक है, अब आपने ये बताना है जी, जरा बताएं सभी लोगों के सेल्स टैक्स किस वैल्यू पे लगेगा, 1500 पे या 3000 पे। क्या ये थर्ड स्केजुअल आइटम है, सवाल ये है इसके अंदर मेन। अभी हमने थर्ड स्केजुअल आइटम देखी है, बताएं इसमें कौन किस वाली में आ रहा है। हाँ जी, ये इसमें स्पाइसेस वाले पॉइंट के अंदर है ये।
जितने भी मसाला जाता है या स्पाइसेस हैं उसमें इलायची भी आएगी ना ऑब्वियसली। वो अगर ब्रांड नेम के साथ आप सेल कर रहे हो तो सेल्स टैक्स जो है वो रिटेल प्राइस पे चार्ज होना। तो उसने बताया था कि उसका ब्रांड नेम है, पता नहीं कौन सी पारी इलायची के नाम से। तो सेल्स टैक्स का इनपुट आप अगर परचेजेस की थी तो आपको ऑब्वियसली इनपुट मिलना था, किस वैल्यू पे मिलना था जी यहाँ पे? 3,000 पे, ठीक है। लेकिन अब ये देखिए, ये पॉइंट पेपर में उसी बंदे ने असेस कर पाना था जिसको पता था कि एग्जामिनर इस तरह से भी टेस्टिंग कर रहा है थर्ड स्केजूल आइटम्स की। जिसने उस तरह से पढ़ा ही नहीं हुआ, उसके जहन में भी ये बात नहीं आनी थी कि भाई ये थर्ड स्केजूल की भी कोई बात इसके अंदर इस तरह से भी हो सकती है। या जिसने वो स्पाइसेस वाली जो कंडीशन है जिसके जहन में नहीं थी, वो उससे नहीं होना था, उसने सीधा सीधा 1,500 पे चार्ज कर देना था। या ऑब्वियसली कुछ स्टूडेंट ने तुक्का भी मार देना था, किसी ने 3,000 पे लगा दिया, किसी ने 1,500 पे लगा दिया। आगे चलते हैं। ये देखें, ये अगला पॉइंट ये आसान है। इंपोर्टेड ऑफ द फॉलोइंग गुड्स फॉर ऑनवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन टू रिटेलर्स एंड एंड यूजर्स, यानी इसमें वो कमर्शियल इंपोर्ट का काम कर रहा है कि उसने इंपोर्ट करके एज इट इज आगे सेल कर देनी। इसमें वो कहता है जी 2,000 पैकेट्स ऑफ प्रीमियम टी इंपोर्टेड फ्रॉम श्रीलंका एट 800 पर पैकेट, द रिटेल प्राइस ऑफ द पैकेट इज 1,000। अब क्या होगा जी? किस पे लगना है? हाँ, टी के बारे में कोई कंडीशन नहीं लगी हुई थर्ड स्केजल में, सीधा सीधा उसने टी को कहा हुआ कि ये थर्ड स्केजल आइटम है। ये चाहे रिटेल में है चाहे ओपन है, टी इज द थर्ड स्केजल आइटम। अच्छा, इसके बाद एक आइटम और भी थी शायद यहाँ पे। हाँ, ये देखें, ये सारा सवाल इसने थर्ड स्केजूल से बना दिया है। बिस्किट भी आ गए हैं। 16,000 kg ऑफ लूज असॉर्टेड बिस्किट्स वर्थ ₹21.8 million सोल्ड टू होल सेलर्स इन लाहौर, द रिटेल प्राइस ऑफ दीज बिस्किट्स इज 15.75 पर केजी। आप इस पे बताएं जी किस वैल्यू पे लगना था? लूज असॉर्टेड बिस्किट्स, बिस्किट्स थर्ड स्केजूल में तो हैं लेकिन विद द कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है? रिटेल पैकिंग और ब्रांड नेम दोनों होने चाहिए, खाली रिटेल पैकिंग से काम नहीं बनेगा। रिटेल पैकिंग में तो खुले भी मिलते हैं ना। आप अक्सर किसी भी स्टोर पे चले जाएं तो वहां पे आपको रिटेल पैकिंग में बिस्किट मिलेंगे, खुले बिस्किट, एक लिफाफे में बंद कर दिए हैं उन्होंने, बाहर कोई ब्रांड का नाम नहीं लिखा हुआ। जैसे वो ब्रेड है, अक्सर आप ब्रेड देखें तो सादा सी जो ब्रेड होती है वो किसी ब्रांड की नहीं होती, वो स्टोर वालों ने खुद से बनाई होती है, लेकिन उस पर कोई ब्रांड नहीं लिखा होता। तो इसमें दोनों कंडीशन साथ हैं कि ब्रांड नेम भी होना चाहिए साथ। और यहाँ पे सवाल में क्या बताया है जिसने? लूज असॉर्टेड खुले बिस्किट्स हैं, कोई ब्रांड नेम की बात नहीं की, तो सेल्स टैक्स किस वैल्यू पे लगना था? 21.8 मिलियन पे, ठीक है जी। हाँ, ये 3 पॉइंट्स आप देख लें, टोटल अगर 15-16 पॉइंट्स हैं। 15 नंबर का न्यूमेरिकल, 20 नंबर का अगर न्यूमेरिकल है तो एक एक दो दो नंबर करके वो उसने बनाया हुआ है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17, टोटल 17 पॉइंट्स हैं। 20 नंबर का सवाल है, एक नंबर का एक होगा, ठीक है। लाइबिलिटी भी तो कैलकुलेट करनी है। तो 3 या 4 नंबर ये थर्ड शेड्यूल में से आए हुए हैं इसमें से, ठीक है। तो अब हम ब्रेक करने लगे जी 15 मिनट्स की। यहाँ तक कोई सवाल है थर्ड शेड्यूल आइटम से रिलेटेड तो बताएं किसी का भी। ठीक है जी, ब्रेक के बाद मिलते हैं।
जी आवाज़ आ रही है जी। जी इनपुट और आउटपुट दोनों रिटेल प्राइस पे लेने हैं ना, ये मैंने यही तो आपको ऊपर समझाया है, ये सारा ये पूरा बना के बताया ना ये वाला। इसमें आप देखें जो जितने भी ये ट्रेडर लोग हैं, इनका इनपुट भी 90 है और आउटपुट भी 90 है। मतलब कि सेल प्राइस और परचेज प्राइस जो नीचे करके भी बताया यार, फिर भी आपका वही सवाल है ये। परचेज प्राइस 200 है, सेल प्राइस 300 है, लेकिन सेल्स टैक्स पर्पज के लिए जो वैल्यू है वो 500 है। मतलब कि दोनों चीज़ें जो हैं वो रिटेल प्राइस पे। तो उसने आपको पेपर में बताया होगा कि वो हाउस होल्ड पर्पज के लिए थी या कमर्शियल पर्पज के लिए थी। ऐसा सवाल एक दो दफ़ा पेपर में आ चुका है, ठीक है। वो जब हम फिर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया का दी अटेम्प्ट में वो रेफ्रिजरेटर का सवाल आ गया था कि उसने रेफ्रिजरेटर जो हैं कुछ जो हैं वो कमर्शियल पर्पज़ के लिए सेल किए हैं और कुछ रेफ्रिजरेटर जो हैं वो हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए सेल किए हैं। तो उसमें उसने यही टेस्ट किया था आपसे कि आपको पता है कि नहीं पता, जो कमर्शियल पर्पज़ के लिए सेल किए थे उस पर एक्चुअल सेल वैल्यू पे सेल्स टैक्स लगना था, और जो हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए किए थे उसके ऊपर रिटेल प्राइस पे लगना था, ठीक है जी। अच्छा, अब आपका जैसे मैंने आपको पहले बताया था ब्रेक से पहले, नेक्स्ट वीक के लिए होमवर्क क्या है जी? ये जो थर्ड स्केजुअल आइटम है इसके ऊपर अब आपने ग्रिप करनी है जी, ठीक है। ये मैं आपको एक दफ़ा मैंने पूरी लिस्ट आपको पढ़ा दी है, मेरे पढ़ाने से फ़र्क इसमें नहीं पड़ेगा। मैंने आपको बेसिक इसके अंदर कॉन्सेप्ट बता दिया है कि वो किस तरह से टेस्टिंग कर रहा है और किस तरह से आपने इन आइटम्स को अच्छी तरह से याद करना है। जिन आइटम के साथ कंडीशंस हैं उन कंडीशंस को अच्छी तरह से याद करें। आप ऑर्डिनेंस ओपन कर सकते हैं पेपर के अंदर। पेपर के अंदर ऑर्डिनेंस सबसे ज़्यादा यूज़ ही सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल में होता है, और सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल में ये थर्ड स्केजुअल, फिफ्थ स्केजुअल, एट्थ, सिक्स्थ, ये सारे स्केजुअल्स की टेस्टिंग जब एग्जामिनर करता है तो वहाँ पे आप इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इन स्केजुअल्स को अच्छी तरह से दो तीन दफ़ा रीड आउट करें अगले हफ्ते तक, और इनके ऊपर ग्रिप करने की। इसमें मेरे ख्याल में ना एक सवाल और भी आया हुआ है थर्ड स्केजुअल का ही था एक और। एक पॉइंट इसके अंदर था वो, लेकिन उसने कहा है जी कि इसने इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स इंपोर्ट किए हैं। तो इलेक्ट्रिक के ऊपर टैक्सेशन का रेट कुछ फर्क है, वो हम अभी उसके ऊपर आए नहीं है, वो जब आएंगे तो देखेंगे। लेकिन इसमें भी आप, इसमें ये डिस्कशन वाला सवाल था 6 नंबर का ना, इसमें वो आपसे कह रहा है कि आप सेल्स टैक्स की इंप्लीकेशन बताएं हर ट्रांजेक्शन की। तो ये जो पहली और सेकंड ट्रांजेक्शन थी जिसमें मोटरसाइकिल्स का वर्ड आ रहा है, इसमें आपने क्या बताना था जी? सेल्स टैक्स का रेट फर्क है, वो रेट 18 नहीं है, वो ऑब्वियसली जब हम पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा इलेक्ट्रिक पे क्या है रेट। लेकिन सेल्स टैक्स लगना किस वैल्यू पे था जी? हाँ, क्योंकि मोटरसाइकिल जो है वो थर्ड स्केड्यूल में आ रही है। अच्छा, यहाँ से एक बात अब आपने और याद रख लेनी है कि थर्ड स्केजुअल आइटम के बाद एक और स्केजुअल है जी सेल्स टैक्स एक्ट में, इसको हम नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। ये है जी एट्थ स्केजुअल। एट्थ स्केजुअल में जो आइटम्स आ रही हैं ना उनके ऊपर जो सेल्स टैक्स है ना वो रिड्यूस रेट पे चार्ज होगा। रिड्यूस रेट का मतलब क्या है? रिड्यूस रेट का मतलब ये है कि जो स्टैंडर्ड रेट है वो है 18%, लेकिन जो आइटम्स एट्थ स्केजुअल में आ रही होंगी सब्जेक्ट टू द कंडीशंस मेंशन्ड देयर इन, उनके ऊपर जो सेल्स टैक्स का रेट होगा वो रिड्यूस होगा, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर डिटेल में जाना नहीं चाह रहा क्योंकि बाकी 20 मिनट में मैं एक और टॉपिक पढ़ाना चाह रहा हूँ। सिर्फ एक बात आपको उसके अंदर और बताता हूँ ताकि आप एक जो कंसेप्ट मैं बताना चाह रहा था वो आपको यहाँ पे याद हो जाए, कि मैं एट स्केजुअल निकालता हूँ यहाँ पे जी। अब ये मैंने आपको 15 1 नंबर पे एक आइटम पढ़ाई है डैप, और आपको बताया है कि ये फर्टिलाइजर का एक प्रोडक्ट है डी इमोनियम फास्फेट के नाम से, ठीक है। ये थर्ड स्केजुअल में आ रहा है। अब मैं एट स्केजुअल पे जा रहा हूँ। ये है जी एट स्केजुअल। इसमें इसमें देखें ये आ रही है जी डैप, जो वहाँ पे थर्ड स्केजुअल में आ रही थी, ये एट्थ स्केजुअल में भी आ रही है, और इसके ऊपर आगे रेट लगा हुआ है 5%। आगे उसने कंडीशन लगा दी है जी, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट नो रिफंड ऑफ एक्सेसिव इनपुट इफ एनी शैल बी एडमिसिबल, के अगर इनपुट आपका ज्यादा हो गया, आउटपुट कम हुआ तो रिफंड नहीं मिलेगा आपको, वरना तो रिफंड आ जाता है ना। अब इसका मतलब क्या है? एक आइटम जो है वो
थर्ड स्केजुअल में भी आ रही है, मतलब कि सेल्स टैक्स रिटेल प्राइस पे चार्ज होगा, और साथ में एट्थ स्केजुअल में भी आ रही है। उसका मतलब क्या है जी, कि सेल्स टैक्स चार्ज तो होगा, लेकिन 18 नहीं होगा, बल्कि कितना होगा, जो भी वहाँ पे रेट दिया हुआ है 5, हाँ। लेकिन 5% किस वैल्यू पे लगना है, एक्स फैक्ट्री वैल्यू पे या रिटेल प्राइस पे, ये बताएं आप इसके अंदर। हाँ, रिटेल प्राइस पे। ठीक है जी। तो जो आइटम थर्ड स्केजुअल में आ रहा है और साथ में एट्थ में भी आ रहा है, उसके ऊपर सेल्स टैक्स रिड्यूस रेट पे लगेगा, लेकिन लगेगा रिटेल प्राइस पर ही। ठीक है, यही बात उसने इस सवाल में 6 नंबर की पूछी हुई है। ये जो सवाल है ना सारे का सारा, ये मोटरसाइकिल वाला, ये ऊपर आ रही है मोटरसाइकिल, ये देखें, ये एट स्केजुअल में ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं ऊपर। इसको फिर डिटेल में बाद में देखते हैं। ये सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल सारी इधर आ रही हैं। ठीक है, इनके ऊपर रिड्यूस रेट एक 1% या 12.5 या 3% था, लगना इनके ऊपर रिड्यूस रेट था, लेकिन चूंकि मोटरसाइकिल थी तो सेल्स टैक्स रिड्यूस रेट पे लगना था, लेकिन रिटेल प्राइस पे लगना था। ठीक है, अब हम आ जाते हैं वापस। अब मैं आखिरी टॉपिक की तरफ आ रहा हूँ जी। यार वो जो चेंज आया है वो तो मैं फिर आपसे नोट शेयर करूंगा ना नेक्स्ट वीक में, भी बताया तो है यार कि नेक्स्ट वीक से हम प्रॉपर, मैं आपसे जब नोट शेयर करूंगा तो उसमें जो भी चेंजेस आई होंगी वो हम देख लेंगे। ठीक है, अभी तो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना। अच्छा, तो क्या करने का बताने लगा था यार मैं। हाँ, मैं ये पढ़ाने लगा था कि कल मैंने आपको ना ये कुछ चीज़ें बताई थी, परसों सॉरी, जब पहला लेक्चर हुआ था ना, कि ये एक ऑर्डिनेंस होता है या एक सेल्स टैक्स का एक्ट होता है, फिर इनकम टैक्स के रूल्स होते हैं या सेल्स टैक्स के रूल्स होते हैं, फिर सर्कुलर और एसआरओज होते हैं, या आपके इधर यहाँ पे बल्कि एक और चीज़ भी लिख लें, सर्कुलर्स, एसआरओज, और एक और भी चीज़ है जी यहाँ पे, जर्नल ऑर्डर्स। सेल्स टैक्स में ना जर्नल ऑर्डर्स भी होते हैं। फिर हमने एक बात पढ़ी थी कि एक फाइनेंस एक्ट भी होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इसके ऊपर थोड़ी छोटी मोटी मोटी डिस्कशन कर लेते हैं, जो बाकी हमारे पास 15 मिनट बचे हैं उसके अंदर। सबसे पहले मैं बात करता हूँ जी ऑर्डिनेंस की, या ये मैं आपको ना कंपोनेंट्स पढ़ाने लगा हूँ लॉ के। कंपोनेंट्स क्या होते हैं लॉ के। सबसे पहले तो एक मेन लॉ होता है, ठीक है, मेन लॉ। जैसे इनकम टैक्स है तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है 2001। सेल्स टैक्स है तो सेल्स टैक्स एक्ट है 1990। मेन लॉ या स्टैट्यूट से कह देते हैं। अच्छा, अब इसमें एक छोटी सी बात कर लेते हैं जी, कि ऑर्डिनेंस में और एक्ट में क्या फर्क होता है जी। हसन आप बताएं, लास्ट पे आपका मैसेज आया हुआ है हसन। ऑर्डिनेंस में और एक्ट में क्या डिफरेंस होता है। हाँ, ऑर्डिनेंस बेसिकली जब आपकी पार्लियामेंट इन प्लेस नहीं होती ना, उस वक्त फिर आपको ऑर्डिनेंस इशू करना पड़ता है। ठीक है, यानी 2001 में आपकी पार्लियामेंट इन प्लेस नहीं थी, उस वक्त पाकिस्तान में मार्शल लॉ इम्पोज था, मुशर्रफ वाली रजीम थी। तो फिर ऑब्वियसली उस वक्त उन्होंने ऑर्डिनेंस, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पास किया 2001 में। और 1990 में ऑब्वियसली पार्लियामेंट इन प्लेस थी, आपकी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट थी, जिसमें नेशनल असेंबली और सेनेट, ये दोनों जो है, कोई भी जो एक्ट बनना होता है ना, वो ये दोनों असेंबलियों से उसका अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है। नेशनल असेंबली यानी कौमी असेंबली, कौमी असेंबली में जो मेंबर्स हैं वो आपकी और मेरी सिलेक्शन से जाते हैं, आपके और मेरी वोट से जाते हैं, जाते थे किसी जमाने में, अब तो ऑब्वियसली वो भी खत्म हो गया। बहरहाल मैं जनरल चीज़ बता रहा हूँ, यानी जिन मेंबर्स को, जिन लोगों को हम वोट करते हैं और वो अपनी पर्टिकुलर नेशनल असेंबली की सीट जीतते हैं, वो कौमी असेंबली के मेंबर बन जाते हैं, वो वहाँ पे जाके वोट आउट करते हैं किसी भी पर्टिकुलर एक्ट के लिए। और जो सेनेट होती है, सेनेट में वो एक सर्टन लॉ बना हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के, पाकिस्तान के हिसाब से, उसके अकॉर्डिंगली सेनेट की सीटें जो हैं वो कौमी असेंबली के जो लोग होते हैं उनको मिल जाती हैं। ठीक है, वो उस हिसाब से, तो सेनेट और कौमी असेंबली से अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है एक्ट के लिए। अभी कोई भी चीज़ अगर आएगी तो एक्ट होगा, ठीक है, ऑर्डिनेंस नहीं हो सकता। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही ऑर्डिनेंस को 60 डेज में अप्रूव कराना होता है। अब अभी आप बताएं, आजकल जो हालात चल रहे हैं, इस वक्त हमारी नेशनल असेंबली और सेनेट तो इन प्लेस है, क्या अभी कोई ऑर्डिनेंस आ सकता है? नो, नहीं, यस आ सकता है। अगर आपको लगता है कि भाई अभी एक इमीडिएटली जरूरत है चीज़ की, ठीक है, हाँ, तो ऑर्डिनेंस सदर कर देगा ना पास। आपको पता है कि भाई वो सेनेट में और कौमी असम्बली में तो हमारे पास उस तरह से नंबर नहीं है, तो वहाँ पे तो लेके जाएंगे लॉ, तो वहाँ पे पहले बहस होगी, फिर लोगों की तरले मिन्नतें करने पड़ेंगे वोट करने के लिए। तो वहाँ पे पता नहीं पास होता है नहीं होता, हो सकता है वहाँ पे रिजेक्ट हो जाए। ठीक है, तो अभी मुझे इमीडिएटली ये चीज़ की इन्फोर्सिबिलिटी करनी है, तो मैं ऑर्डिनेंस, सदर मेरा अपना है, उसे मैं ऑर्डिनेंस बनवा दूँ। अभी हुआ भी है ना मेरे ख्याल में, पता नहीं कौन सा था, याद है किसी को? 2-3 महीने पहले कोई सदर ने कोई ऑर्डिनेंस जारी कर दिया था ना, टैक्स का ही किया था। वो ऑर्डिनेंस ये जारी किया था कि अगर हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से कोई भी केस टैक्स पेयर के अगेंस्ट होता है, तो एफबीआर के पास पावर है कि वो इमीडिएटली द वेरी नेक्स्ट डे, विदाउट इंटीमेशन, वो टैक्स की रिकवरी कर सकता है। पहले लॉ में ये प्रोविजन नहीं थी। वो उन्होंने कहा कि भाई अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी हमारे पास में आ गई है, जो चाहेंगे वो कर देंगे जजेस। तो वो सुपर टैक्स के केसेस चल रहे थे ना, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में।
और एफबीआर का टारगेट जो था वो शॉर्ट हो रहा था, जून के ऊपर टारगेट पूरा नहीं हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से वो सुपर टैक्स का जो केसेस हैं वो अगर टैक्स पेयर के अगेंस्ट हो गए, तो टैक्स पेयरों ने तो आगे जाके स्टे ले लेना है, या रिकवरी के लिए मुझे पहले नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद 30 डेज का टाइम देना होता है एज पर लॉ, 30 दिन का मुझे टाइम देना पड़ेगा, तो जून तो गुजर जाएगा, तो मैं कैसे अपना टारगेट पूरा करूंगा। तो उन्होंने फिर एक प्रेसिडेंट से फौरन एक ऑर्डिनेंस इशू करवा दिया, जिसमें ये लिख दिया, ये लॉ बना दिया कि हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से कोई भी फैसला अगर अगेंस्ट होगा, तो एफबीआर के पास पावर है कि इमीडिएटली द वेरी नेक्स्ट डे वो रिकवरी कर सकते हैं। ठीक है, वो जो ऑर्डिनेंस है वो 60 दिन के बाद ऑब्वियसली खत्म हो गया। अब इस दफा जो बजट आया है ना फाइनेंस एक्ट, उसमें उन्होंने उसको इंकॉर्पोरेट कर दिया है। ठीक है, तो अभी भी ऑर्डिनेंस इशू हो सकता है। ठीक है जी। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं समा, वो नेशनल असेंबली से उसके बाद आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, वो उन्होंने ले लिया अप्रूवल, जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ना, जो उन्होंने किया। अच्छा, तो ये ऑर्डिनेंस में और एक्ट में फर्क है। ये आपके मेन लॉज होते हैं जी। यहाँ पे अब ये जो मेन आपके लॉज होते हैं ना, यहाँ पे स्टोरी टेलिंग नहीं हो सकती, या जिसे सिंपल वर्ड में कहते हैं कहानियां नहीं सुना सकते हो इसके अंदर। ठीक है ना। यानी ये समझ लॉ जो है ना, कुछ लोग होते हैं वो इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं। ये जो मेन लॉज होते हैं ना आपके, इनकी जो लैंग्वेज है वो इंट्रोवर्ट होती है। उसमें वो लंबी लंबी कहानियां नहीं बताएंगे आपको कि भाई ये भी होना है, ये भी होना है। उन्होंने बस टू द पॉइंट एक लाइन लिख देनी है। ठीक है, एक प्रोविजन बना देनी है, एक लॉ बना देना है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उसने लिख दिया कि भाई किस किस बंदे ने रिटर्न फाइल करनी है। अब वो रिटर्न फाइल होनी कैसे है, कौन से फॉर्म पे फाइल होनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसके साथ रिक्वायर्ड होंगे उस रिटर्न के साथ, वो किस फॉर्म में होगी, उसका फॉर्मेट क्या होगा। ठीक है, उसकी कोई डेट वगैरह कब एफबीआर उसको अपने पोर्टल पे अवेलेबल करेगा, आईआरएस पे। इस तरह की चीजें तो लॉ में नहीं कहीं भी आपको मिलेंगी लिखी हुई। तो या इस तरह की चीजों की भी जरूरत होती है टैक्स पेयर को। इस तरह की चीजों के लिए फिर रूल्स आए हैं जी। इनकम टैक्स में इनकम टैक्स रूल्स हैं और सेल्स टैक्स के रूल्स हैं। ठीक है जी। ये दोनों जो है, बोर्ड के पास पावर है वेयर एवर रिक्वायर्ड, वो किसी भी प्रोविजन से रिलेटेड रूल्स बना सकते हैं। ठीक है, इनकम टैक्स में भी ओवर 200 के करीब रूल्स हैं, सेल्स टैक्स में भी ओवर 200 के करीब रूल्स हैं। ठीक है, उन्होंने रूल्स बनाए हुए हैं डिफरेंट। अब आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या भाई ये सारे रूल्स आपने पढ़ने हैं, तो वही वाली बात जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ फाइनल लेवल पे, कि रूल्स, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये ज्यादातर तो एक्सप्लेनेशन है लॉ की प्रोविजन की। और एक्सप्लेनेशन कहाँ पे रिक्वायर्ड होती है, मुझे खुद से बताएं। एक अगर कोई प्रोसीजरल नेचर की चीज़ है तो उसी के लिए आगे फिर एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड होगी ना, कि ये अपील जो है ये इतने दिनों में फाइल होनी है कमिश्नर अपील को फॉर एग्जाम्पल, या ट्राइब्यूनल में इतने दिनों में आपने अपील फाइल करनी है। अब वो अपील किस फॉर्म पे फाइल होनी है, कौन कौन सा फॉर्म सबमिट होना है, साथ उसकी फीस का चालान किस तरह का होगा, वो चालान को कैसे भरना है, उस फी के साथ कोई अंडरटेकिंग लगनी है तो वो अंडरटेकिंग किस फॉर्म में होगी। ये सारी की सारी बातें जो हैं ये रूल्स में लिखी होती हैं। तो अब आप मुझसे बता दें कि ज़्यादातर जो रूल्स हैं सेल्स टैक्स के भी और इनकम टैक्स के भी, आपके ओपन बुक पेपर के अंदर क्या उनकी रेलिवेंसी है, क्या एग्जामिनर इस तरह की चीज़ें पेपर में पूछेगा। हाँ, इनकी ज़्यादा रेलिवेंसी नहीं। कभी कभार किसी एक आधी अटेम्प्ट में वो 5-6 नंबर का कोई थ्योरेटिकल सवाल पूछ लेता है। ठीक है, वो जिसने वो रूल्स पढ़ा होता है वहां से वो आंसर कर देता है। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है पिछले 5-6 अटेम्प्ट में सिर्फ एक अटेम्प्ट में सवाल आया है रूल्स में से। ठीक है, हाँ अलबत्ता रूल्स के अंदर कुछ प्रोविजंस 5-10 के करीब वो कंसेप्चुअल नेचर की भी हैं, वो मैंने ऑब्वियसली अपनी बुक के अंदर कवर की हुई है, वहाँ वहाँ से हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, बाकी सारे के सारे जो रूल्स हैं वो प्रोसीजरल नेचर के हैं, उनको पढ़ने की जरूरत ऐसा उस तरह से नहीं है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। फिर इसके बाद हर साल फाइनेंस एक्ट आता है जी। अब ये जो फाइनेंस एक्ट होता है ना, इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि इसके बारे में लॉ ये है जी, इसमें आपको पाकिस्तान में अगर कोई भी एक्ट बनना है, एक्ट बनाने के लिए जैसे हमने पहले पढ़ा कि पार्लियामेंट की अप्रूवल जरूरी है। पार्लियामेंट में आपका नेशनल असेंबली भी आती है और सेनेट भी आता है। लेकिन जो फाइनेंस एक्ट होता है ना, इसको मनी बिल भी कहते हैं। कोई बता सकता है जी इसके लिए क्या पार्लियामेंट की अप्रूवल जरूरी होती है। ये बिल पेश कहाँ पे होता है, अगर आपने कभी फॉलो किया हो, अभी पिछले महीने ही आया है। कौन सी असेंबली में प्रेजेंट होता है ये, हाँ नेशनल असेंबली में। सेनेट में क्या होता है जी इसके ऊपर, जब नेशनल असेंबली में प्रेजेंट हो जाता है ना, उसके बाद सेनेट में इसके ऊपर बहस होती है। लेकिन बहस के बाद सेनेट की एक कमेटी होती है, सेनेट कमेटी जो होती है ना, वो रिकमेंडेशन देती है कि भाई ये प्रोविजन ठीक है, इसको ओके कर दो, ये इसमें ये चेंजेस कर लो, ये गलत है, ये नहीं करनी। ठीक है, उसके बाद बिल वापस नेशनल असेंबली में आ जाता है और नेशनल असेंबली की मर्जी होती है जी उसको एक्सेप्ट करें या उसको ना करें। यानी वो जो सेनेट की कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी होती हैं वो मैंडेटरी नहीं होती नेशनल असेंबली के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फाइनेंस एक्ट है, जो सालाना हर साल आता है, उसके लिए किसका अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है, सिर्फ नेशनल असेंबली का अप्रूवल रिक्वायर्ड है। ठीक है, सेनेट का अप्रूवल नहीं रिक्वायर्ड। तो अभी इस दफा बजट आया है, उसमें भी बिल्कुल इसी तरह से हुआ। पहले फाइनेंस बिल आया, उसको फाइनेंस बिल कहते हैं। ठीक है, जब पहली दफा असेंबली में प्रेजेंट हुआ, उसके बाद उस बिल के ऊपर डिस्कशन हुई सेनेट के अंदर। सेनेट की जो कमेटी बनी हुई थी फाइनेंस की, उसने रिकमेंडेशंस दी, उसके बाद उन्होंने उस बिल को फाइनल कर लिया फाइनेंस मिनिस्टर ने, और नेशनल असेंबली में उसको अप्रूव कर दिया। जब कोई भी बिल जो है वो नेशनल असेंबली से अप्रूव हो जाता है तो वो फाइनेंस एक्ट बन जाता है। ठीक है, आप अगर एफबीआर की साइड पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा दोनों पड़े हुए हैं, अभी हमें कल भी हमने देखा है।
फाइनेंस बिल भी पड़ा हुआ है। ये देखें, ये फाइनेंस बिल पड़ा हुआ है, ये फाइनेंस एक्ट पड़ा हुआ है, और ये उसने साइलिएंट फीचर्स के नाम से एक डॉक्यूमेंट बना दिया होगा कि जो जो चेंजेस आई हैं वो क्या है। ठीक है, आप जरा मुझे बताएं, आज की डेट पे 12 जुलाई है आज, आज की डेट पे ये फाइनेंस बिल की कोई रेलिवेंसी है? कोई रेलिवेंसी नहीं। ठीक है, ये फाइनेंस बिल इनिशियली तौर पे प्रेजेंट हुआ था, हो सकता है इसमें से कुछ प्रपोजल जो हैं वो उन्होंने चेंज कर दिए हों, मॉडिफाई कर दिए हों, कुछ प्रपोजल जो हैं इसमें से कैंसिल कर दिए हों, डिलीट कर दिए हों, और कुछ एडिशनल प्रपोजल्स जो फाइनेंस बिल में थे ही नहीं वो फाइनेंस एक्ट में डाल दिए हों, ऐसा ही हुआ है। तो अब रेलिवेंट क्या है जी? फाइनेंस एक्ट। ठीक है, अगर आपने देखना भी है तो ये फाइनेंस एक्ट को देखना है। इसमें ये देखिए, उसने, मैं आपको बताता हूँ इसमें किस तरह से बना हुआ है। अब मुझे अभी अपडेट करने में इसलिए बड़ा मसला हो रहा है कि अभी ना किसी भी जगह पे कोई सेल्स टैक्स का एक्ट सॉफ्ट कॉपी में, इनकम टैक्स का नहीं है अवेलेबल, तो मुझे ये पूरे फाइनेंस एक्ट से ना जो जो चेंजेस आई है ना एक एक निकाल के देखनी पड़ रही है। ठीक है, ऑब्वियसली मैं बुक बना रहा हूँ, तो बुक बनाने में तो मैं कोई एक लाइन भी मिस नहीं कर सकता ना, तो फिर वो उसके लिए बहुत टाइम रिक्वायर्ड होता है, बड़ी डिटेल में आपको बैठ के कॉन्सेंट्रेशन से देखना पड़ता है। जैसे ये देखें कि सेल्स टैक्स एक्ट 1990 में क्या अमेंडमेंट्स आई हैं, इसमें उसने बताया होगा। ठीक है, वो कहता है जी सेल्स टैक्स एक्ट 99 में सेक्शन 2 के अंदर क्या चेंज आई है। सेक्शन 2 के अंदर वो कह रहा है जी आफ्टर राइडर क्लॉज द फॉलोइंग शैल बी स्टडी, बेटर की डेफिनेशन उसने ऐड कर दी है। ठीक है, ये चेंज आई है। फिर इसी तरह आगे बताया होगा कि क्लॉज 4 के बाद ये कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम की एक डेफिनेशन है, ये डाल लो, एंड सो ऑन। इस तरह करते कराते सेल्स टैक्स के लॉ में जितनी भी चेंजेस आई हैं वो सारी इस तरह से बताएंगे। ठीक है, ये सारी है मुझे इनकॉर्पोरेट टैक्स फ्रॉड की डेफिनेशन उसने चेंज कर दी है, एंड सो ऑन। सेक्शन 3 में क्या क्या चेंजेस किए हैं, सेक्शन 7 में क्या किए हैं, एंड सो ऑन, इस तरह से उसने बताया हुआ। ठीक है जी, वापस आ जाता है। अब कल मैंने आपको बजट ओपन करके एक आपको टारगेट पढ़ाया था कि इस दफ़ा हमारा टैक्स का टारगेट कितना है जी। ये लास्ट पे वीवो V2116, ये क्या है जी? मोबाइल का नंबर है कोई? आप बताएं जी कितना था टारगेट टैक्स का? 19 बिलियन तो टोटल था ना, 1900 19 हज़ार अरब। उसमें टैक्स का कितना था? एक टैक्स का था, एक नॉन टैक्स का था। 14 हज़ार अरब का था टैक्स का। ठीक है, बाकी 5 हज़ार अरब जो था वो नॉन टैक्स रेवेन्यू था। और फिर मैंने आपको एक बात बताई कि वो उसकी हर महीने मॉनिटरिंग होती है। ठीक है, फिर कल एक स्टूडेंट ने वो एक डॉक्यूमेंट भी एफबीआर की साइट से शेयर किया, जिसमें आपने देखा था कि वो सेक्टर वाइज इवन एनालिसिस करते हैं कि भाई केमिकल सेक्टर में इस महीने में टारगेट इतना था, एक्चुअल में अचीव कितना हुआ, फर्क कितना आ रहा है। फर्टिलाइजर सेक्टर में इतना था, केमिकल में इतना था, सीमेंट में इतना था, बैंकिंग सेक्टर में टारगेट इतना था हर महीने का, और एक्चुअल अचीव कितना हुआ। ठीक है, पूरा वो एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद वो हर महीने का एक टारगेट पब्लिश कर देते हैं। ठीक है, अब 14 हज़ार अरब का टारगेट सेट हुआ है जी टैक्सेस का। लेट्स को अगले साल, और ये अचीव नहीं होना, ये तो सबको पता है, एडवांस में पता है सबको कि ये अचीव नहीं होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा हायर साइड पे। अगले साल में जाके, मैं 2026 में जाके इन्होंने देखा भाई, मैं तो आगे काफ़ी आगे चला गया हूं मैं, जनवरी में जाके देखा भाई, जनवरी 2026 में, कि भाई अभी तक तो टोटल 5 हज़ार अरब कलेक्ट हुआ है 6 महीनों के अंदर। जबकि हमने जो डॉक्यूमेंट बनाया था ना, जो आईएमएफ को दिया था 2 नंबरियां करके, उसमें हमने प्रोजेक्ट किया हुआ था 6,500 अरब कलेक्ट होगा। अब आईएमएफ तो अगली ट्रंच नहीं देगा हमें, वो कहेगा भाई तुमने तो टारगेट अचीव ही नहीं किया, इसका मतलब है तुमने जो चीज़ें मुझे बताई थी या तो वो 2 नंबरियां थी, या उसकी इन्फोर्सिबिलिटी उस तरह से नहीं हो सकी जिस तरह से तुमने बताया था कि होगी। ठीक है, पाकिस्तान में ज़्यादातर मसला आपको पता है कि इन्फोर्सिबिलिटी का है। लॉ हर जगह हर चीज़ का अवेलेबल है, छोटे छोटे से पॉइंट के लिए भी लॉ बना हुआ है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, लेकिन उस लॉ की इन्फोर्सिबिलिटी नहीं हो रही, उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही। उसकी इंप्लीमेंटेशन किसने करानी है? वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो टैक्स की बात कर लूँ तो एफबीआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप में से अगर कोई बंदे ने टैक्स डिपार्टमेंट में काम किया हुआ है, और वो टैक्स डिपार्टमेंट के अगर उसने कोई 8 10 15 चक्कर लगा लिए हैं, तो उसको पता चल जाएगा कि क्या लेवल है हमारे टैक्स डिपार्टमेंट का। ठीक है, या कभी फ्यूचर में लगाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है जी, तो बहरहाल मैं वापस आ रहा हूँ। तो 1,500 अरब का शॉर्टेज है जी। अब क्या होगा बताएं जी, कैसे पूरा करना है ये शॉर्टेज? नहीं, लोन तो देखें, वो तो लोन, हाँ, वो तो ऑलरेडी जो डेफिसिट है वो लोन से पूरा हो रहा है ना। हाँ, उसके लिए मिनी बजट आता है जी, बिल्कुल। इस दफ़ा फॉर्चुनेटली कोई मिनी बजट नहीं आया। इस दफ़ा भी जो टारगेट था ना वो 1,000 अरब से शॉर्ट था, लेकिन इस दफ़ा एक फ़ायदा गवर्नमेंट को ये हो गया कि इस साल में जो काइबोर रेट था ना, वो आपको पता है कि पिछले साल काइबोर जो था वो 23 या 24% तक चला गया था। इस साल काइबोर जो है वो ऑलमोस्ट 50% से रिड्यूस होकर 11 12% पे आ गया। तो वो जो 12 13% का काइबोर कम हुआ, उससे क्या फ़ायदा होगा गवर्नमेंट को, बताएं जी? लोन तो लिया हुआ है ना लोकल बैंकों से भी, लोकल बैंकों से भी लोन लिया हुआ है, और जो नॉन बैंक्स हैं जो टीएफसी इशू किए हुए हैं, ट्रेजरी बिल, उसके ऊपर जो मार्कअप है वो क्या हो गया, डेट सर्विसिंग की कॉस्ट कम हो गई है। ठीक है, उसकी वजह से वो गवर्नमेंट ने पिछले साल कोई मिनी बजट नहीं दिया, लेकिन इस साल लाजमी आएगा, मैं गारंटी आपको एडवांस में बता रहा हूँ। ठीक है, जब मिनी बजट आता है तो उसके लिए वर्ड यूज होता है फाइनेंस सप्लीमेंट्री एक्ट। ठीक है,
आप एफबीआर की साइट पे चले जाएं, पिछले 3-4 सालों के अंदर हर साल में फाइनेंस एक्ट सप्लीमेंट्री एक्ट्स आए हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हमारा आखिरी आखिरी बात जो आज की हो रही है, बाकी की इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में होगी। मुझे सिर्फ एक बात बताइएगा, रिजल्ट कब आ रहा है आप लोगों का? 21 तारीख को, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक अभी है, नेक्स्ट वीक के बाद आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये देखें, ये टैक्स लॉ अमेंडमेंट एक्ट है, टैक्स लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2023 है, 20 में भी आया हुआ है। ठीक है, सप्लीमेंट्री एक्ट्स भी होंगे ये सारे। ये अमेंडमेंट एक्ट जो है ना, सेकंड अमेंडमेंट, थर्ड अमेंडमेंट भी आई हुई है 5 सालों के अंदर, ये वही मिनी बजट्स हैं। ठीक है, ये जब भी आपका टारगेट, गवर्नमेंट हर साल जाके असेस करती है 4-5 महीनों के बाद जाके कि भाई टारगेट अचीव हो जाएगा या नहीं होगा, जहाँ पे भी शॉर्टेज होती है वहाँ पे मिनी बजट आता है, एडिशनल टैक्सेस लग जाते हैं। फाइनेंस एक्ट या फाइनेंस सप्लीमेंट्री एक्ट कहाँ से अप्रूव होता है जी? अगेन जो मैंने आपको बात बताई है पहले, कहाँ से मंजूरी होती है उसकी? सिर्फ और सिर्फ नेशनल असेंबली से। ठीक है जी, आज की डिस्कशन इतनी है, बाकी की बातें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में होंगी। अल्लाह हाफिज़।